दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों हिंदी की मैं आपके सामने सीरीज लेके आ रहा हूं और उसी क्रम में आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पे बात करने वाले हैं। संधि हिंदी सामान्य हिंदी का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। कम से कम 4 से 5 प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी SSC का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे 5 से 8 प्रश्न तक लगातार संधि टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप टीटी का पेपर दे रहे हो वहां भी संधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे ही आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है वहां पे संधि टॉपिक से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न रखना भूलता ही नहीं है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, सिर्फ संधि के कुछ नियम हैं, वो नियम समझने हैं। आप वीडियो देखेंगे उसी में पूरे नियम समझ जाएंगे। यहाँ पे रटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। एक एक नियम पे उदाहरण के साथ समझेंगे तो फिर वो नियम आपको हमेशा याद रहने वाला है, आप उसे भूलेंगे नहीं। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकारों का क्रम से वर्णन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं संधि है क्या। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो वर्ण होंगे, जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा, विकार यानी कि विकार से तात्पर्य है परिवर्तन। दो वर्ण जब आपस में जुड़ेंगे या दो ध्वनियां जब आपस में जुड़ेंगी तो उससे एक विकार उत्पन्न होगा और जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही संधि कहेंगे। जैसे हिमधन आलय। यहां पे देखिए हिम, इसके अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, हिम के अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, हिम आ रहा है, छोटा आ। और यहाँ पे इसके पहले आलय का पहले वर्ण में कौन सी ध्वनि आ रही है, बड़ा। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और तब ये हो जाएगा हिमालय। ये छोटा आ और बड़ा आ मिलके हो गया बड़ा आ, तो हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, नियम के साथ इसको समझाएंगे आपको। ये मैंने उदाहरण के तौर पे बता दिया कि दो ध्वनियां मिल रही हैं और ये जब मिलती हैं तो एक परिवर्तन होता है कि छोटा और बड़ा आ मिलके क्या परिवर्तित होकर बन गया, बड़ा आ बन गया। इसे ही कहेंगे संधि। ठीक है, अब आपको संधि समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे गए हैं। संधि की परिभाषा ही सीधे सीधे पूछ ली गई है कि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं कि समास कहते हैं। यहाँ पे लोगों को डाउट रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब वर्ण की बात हो या ध्वनि की बात हो तो वहां पे संधि होगा। जब आपको समास समझाएंगे तब मैं आपको संधि और समास में अंतर बताऊंगा। अभी आपको समास पता नहीं है, इसलिए मैं संधि और समास में अंतर नहीं बता रहा हूं आपको। अभी आगे चल के इसका अगला टॉपिक समास ही होगा और समास में मैं आपको समझाऊंगा कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि वर्ण और ध्वनियां, संधि में वर्ण या ध्वनियों का मेल होगा, मेल होने से संधि बनेगी। संधि 3 प्रकार की होती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। आपको इसको याद रखना है। संधि के तीनों प्रकार आपको याद रखने हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये तीनों संधियां आपको पता है कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। एक एक करके इसको देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि ये संधि का पहला प्रकार है। स्वर के साथ स्वर के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए अभी आपने संधि की परिभाषा देखी, उसमें वर्णों और ध्वनियों का मेल हो रहा था। यहाँ पे वर्ण किसी स्पेशल वर्ण की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि वो स्वर ही होना चाहिए। भाई वर्ण में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्वर संधि में वही वर्ण आएंगे
जो क्या हो, स्वर हो, तो जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल हो उसे ही स्वर संधि कहेंगे। समझ गए आप? स्वर के साथ स्वर के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि ये क्या है, स्वर है, आ और बड़ा आ स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्वर संधि होगी। अगर आ के साथ मान लीजिए म जुड़ जाए तो फिर क्या होगा, स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि स्वर संधि उसी में होगी जिसमें सिर्फ स्वर और स्वर ही जुड़े। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, अभी उदाहरण से समझाऊंगा, उसके पहले देखेंगे स्वर है क्या। आपको अगर स्वर नहीं पता है तो आप स्वर संधि नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वर है क्या। स्वर दोस्तों 11 प्रकार के होते हैं। आप जो पढ़ते हैं आ इ ई उ री और ओ औ, वो स्वर में आते हैं। स्वर हम आपको बता रहे हैं। स्वर देख लेते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के 11 प्रकार होते हैं। स्वर 11 तरीके के होते हैं। आ इ उ ए ओ आओ। देखिए यहाँ पे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे बच गया है री। ये 11 प्रकार हुए स्वर के 11 प्रकार। इसमें कुछ होते हैं ह्रस्व स्वर, कुछ होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनको हम कहते हैं छोटा आ, छोटी ई, और दीर्घ वे होते हैं जिनको हम कहते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। तो देख लेते हैं इनको। लघु क्या, लघु यानी कि ह्रस्व स्वर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। आ इ उ और री। दीर्घ में कौन कौन होंगे, दीर्घ स्वर आ इ उ ए आई ओ आओ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 स्वर दीर्घ स्वर होंगे और ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर होंगे। तो ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं और दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं और कुल स्वर 11 होते हैं। ठीक है, अब आप स्वर समझ गए हैं। स्वर का ही पूरा खेल स्वर संधि में है। तो अब हम लोग स्वर संधि देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज संधि। इनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और यहाँ से बहुत प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए स्वर संधि ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं और स्वर कितने होते हैं। तो स्वर 11 होते हैं। परीक्षा में देखिए, जब मैं आपको हिंदी वर्णमाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पे मैं आपको स्वर और व्यंजन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्वर संधि आपको समझनी थी, इसलिए स्वर कितने होते हैं ये आपको समझना, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर समझना बेहद ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आपको इसको समझाया। परीक्षा में प्रश्न आता है स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तब आप बताएंगे 11 प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती, तब आप बताएंगे 5 प्रकार। संधि कितनी प्रकार की होती, तब आप बताएंगे 3 प्रकार। वर्णों और ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, तब आप कहेंगे संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फिलहाल इतने ही प्रश्न आएंगे और अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। एक एक करके स्वर संधि के टाइप पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब दो समान स्वर, वो स्वर या तो ह्रस्व स्वर होने चाहिए या दीर्घ स्वर होने चाहिए, पर होने चाहिए समान, आपस में जुड़ते हैं, तब होता है दीर्घ संधि। जैसे आ के साथ आ आना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो उसको मिलकर दीर्घ बन जाएगा, यानी कि बड़ा बन जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आ के साथ ई आ गया, ये दोनों है तो स्वर ही, तो फिर दीर्घ संधि नहीं होगा, समान ही आना चाहिए, यानी कि आ के साथ अगर बड़ा आ जाए तब क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। समान स्वर, समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आने चाहिए।
या यहाँ पे बड़ा आ के साथ छोटा आ जाए, या छोटा आ के साथ छोटा आ ही आ जाए, या बड़ा आ के साथ बड़ा आ जाए, तब क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही ई के साथ छोटी ई के साथ छोटी ई आ जाए, तब भी क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जाए, फिर भी क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए, फिर भी क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। यानी कि इसमें होता यह है कि समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलके क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे मान लीजिए लघु और दीर्घ, लघु क्या है? छोटा आ, और दीर्घ बड़ा आ, मिलके क्या होगा? दीर्घ होगा, यानी कि बड़ा आ हो जाएगा। ऐसे ही दीर्घ प्लस लघु, बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या होगा? दीर्घ बड़ा आ हो जाएगा। ऐसे ही दीर्घ प्लस दीर्घ, यानी कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या होगा? बड़ा आ ही होगा, यानी कि दीर्घ प्लस दीर्घ क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। ऐसे ही लघु प्लस लघु क्या होगा? छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या होगा? बड़ा आ होगा। तो समझ रहे हैं आप? ऐसे ही वो ई, उ और री पे लागू होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे पहला लिखा है परम धन अर्थ। परम धन अर्थ यानी कि आप देखेंगे कि पहले शब्द में और धन के बाद जो शब्द लिखा है, पहले शब्द का अंत वाला वर्ण, उसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? इसमें छोटा आ और छोटा आ निकल रहा है, जो क्या बन जाएगा? बड़ा आ मिल जाएगा। लघु और लघु मिलके दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा परमार्थ। इसका ये क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं स, यहाँ पे स लिखा है, स के अंत में क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। और इसके पहले, इस शब्द के पहले वर्ण में कौन सी ध्वनि निकल रही है? छोटे आ की ध्वनि निकल रही है। तो क्या होगा? ये मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। और जब बड़ा आ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? सावधान। ये हो गया सावधान। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं देव, पहला प्लस के पहले क्या है शब्द? देव। तो इसके अंत में कौन सा ध्वनि निकल रही है? देव। आ निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है। और जो ध्वनि प्लस के बाद में जो शब्द लिखा है उसका पहली ध्वनि देखेंगे कि उसमें पहली ध्वनि कौन सी निकल रही है? तो आलय में पहले ध्वनि निकल रही है बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा? छोटा आ और बड़ा आ मिलके बनेगा बड़ा आ, यानी कि लघु प्लस दीर्घ, लघु प्लस दीर्घ क्या बनेगा? दीर्घ। तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ, तो होगा दे वाले। अगला देख लेते हैं सत्य प्लस आग्रह, यानी कि इसमें छोटा आ निकल रहा है और इसमें बड़ा, तो छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा आ, यानी कि दीर्घ बन जाएगा। तो यहां होगा सत्याग्रह। अब आप लोग ये एग्जाम्पल आप हमसे पहले करने की कोशिश करिए। जैसे सेना अध्यक्ष, तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है और यहाँ पे छोटा, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या होगा? बड़ा आ। तो हो जाएगा सेना अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। ऐसे ही विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, तो इसमें बड़ा आ और छोटा आ। ये विद्या ऐसे लिखा जाता है। ये वाला शब्द हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, वर्णमाला में है ये शब्द। ये विद्या ऐसे लिखा जाता है। ये वाला वर्ण हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। हिंदी वर्णमाला में ये वाला वर्ण नहीं है। हम लोग इसको आधा दा और या मिला के कैसे लिख देते हैं? ऐसे। तो ये हमारे प्राइमरी टीचरों ने हमें कभी नहीं पढ़ाया जब वर्णमाला पढ़ाया, पर हम लोग एक रटी रटाई भाषा जान गए हैं कि आधा दा और या मिला के क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है। तो समझ रहे हैं आप? ये ऐसे लिखा है, विद्या ऐसे लिखा है। तो विद्या का अंत में या है और या से कौन सी ध्वनि निकल रही है? बड़े आ की। तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ, यानी कि
विद्यार्थी, विद्यार्थी। ऐसे ही विद्याधनालय, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या होगा, विद्यालय। यहां पे बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या होगा, महाशय। समझ रहे हैं आप दीर्घ संधि कि दोनों समान होने चाहिए, दोनों स्वर हर्ष या दीर्घ समान होने चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा आ और बड़ा आ से क्या होगा, महाशय हो जाएगा। ऐसे ही यहां देख लेते हैं रवि धन इंद्र। यहाँ पे क्या है, छोटी ई, और यहाँ पे है छोटी ई, और यहाँ भी क्या है, छोटी 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 मिलकर क्या हो जाएगी, दीर्घ, यानी कि बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, रविंद्र। ऐसे ही इसमें अभी में क्या है, छोटी ई है, और ईस्ट में छोटी ई, तो मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा, अभीष्ट। यहाँ पे फणींद्र में, फणी में क्या है, बड़ी ई है, और इंद्र में छोटी ई, तो क्या होगा, बड़ी ई और छोटी ई मिलके, यानी कि दीर्घ प्लस लघु मिलके क्या होगा, दीर्घ होगा। यहाँ पे हो जाएगा फणींद्र। हमें लगता है आप ये दीर्घ संधि समझ गए होंगे, आप हमसे पहले करते रहिए। नारी, नारी धन ईश्वर, तो इसमें बड़ी ई और बड़ी ई है, तो यानी कि ये बड़ी ई हो जाएगा, नारी स्वर। ऐसे ही रजनी धन ईश, तो क्या होगा, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगा, तो रजनीश। भानु धन उदय, भानु धन उदय, तो इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके भानुदय हो जाएगा, भानुदय। यहां पे आपको देखना है कि जो हस और हस मिलके क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, यानी कि लघु प्लस लघु मिलके दीर्घ हो रहा है। यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ कहते नहीं, मैं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। आपको हिंदी व्याकरण में हस और दीर्घ का प्रयोग करना है। तो ये क्या हुआ, हस, हस ऊ और हस ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया। ऐसे ही ये गुरु उपदेश, तो यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके गुरु उपदेश हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला बताएंगे आप, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, भू धन उष्मा, यहाँ पे हो जाएगा भूष्मा, भूष्मा। अब मैं आपको करने का मौका दे रहा हूं, यहाँ पे भूर्जा। यहाँ पे देखिए री वाला आ गया, री वाला। ये जो बड़ा री है ना, ये संस्कृत में सिर्फ प्रयुक्त होता है, हिंदी में होता ही नहीं है। हिंदी में बस ये छोटा री आता है, जैसे पितृ धन ऋण, तो क्या हो जाएगा, आशा है आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी उदाहरण सहित। यहाँ पे ये आपको नियम याद रखना है, आप केवल ये वाला नियम याद रख सकते हैं। आपको पता चल गया, जब दोनों स्वर समान होने चाहिए, स्वर समान होने चाहिए, तो उसमें दीर्घ हो जाएगा। बस इतना कि ऊ है तो ऊ छोटा हो या बड़ा हो, मिक्स होके क्या हो जाएगा, मिलके क्या होगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसे ही आ छोटा हो या बड़ा हो, मिलके बड़ा आ ही बनेगा। तो ऐसे उदाहरण के माध्यम से आपने देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखते ही जान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। जैसे हिमालय का मैंने आपको बताया, हिमालय, तो यहाँ पे आप जान गए हैं कि यहाँ पे आ मिलके बना है बड़ा, तो यहाँ पे हिमालय होगा। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे अगर आ जाए परीक्षा में कि हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तब आप निकाल ले जाएंगे। ऐसे ही सावधान का संधि विच्छेद होगा, तब आप निकाल ले जाएंगे कि सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा में यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि रविंद्र का संधि विच्छेद होगा, तब आपको यहाँ पे संधि विच्छेद आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको नियम पता चल गया है। ठीक है, ऐसे ही भूष्मा का संधि विच्छेद होगा। परीक्षा में एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया कि देव प्लस आलय की संधि क्या होगी, तब आप बताएंगे। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, तब आप बताएंगे देवालय होगा। ठीक है, समझ गए आप। दोस्तों गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा प्रकार देखते हैं, गुण संधि। गुण संधि के नियम ही देखने हैं आपको। यहाँ पे ये नियम देखना है आपको कि आ और आ के साथ अगर ई और ई आए तो ए हो जाता है, उ और उ आए तो ओ हो जाता है, अगर री आए तो आर हो जाता है, यानी कि सब में ये आ लगा रहेगा। ठीक है,
आ के साथ अगर ई आ रहा है तो ए हो जाएगा। अगर आ के साथ ऊ या ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा। आ और आ के साथ अगर री आ रहा है तो अर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, नियम आपके सामने लिखे हैं, नियम मैंने आपको बता दिए हैं, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सूर धन इंद्र, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, आ। रा के अंत में कौन सी ध्वनि निकल रही, आ। और इंद्र शब्द का पहले शब्द से कौन ध्वनि निकल रही है, ई। अब देखिए आ धन ई मिलके क्या होगा, ए, यानी कि ए क्या होता है, ये मात्रा, इसे ही तो कहते हैं। तो क्या होगा, सुरेंद्र। आ धन ई का लोप हो गया, ठीक। और क्या आ गया, ए आ गया, ये ए आ गया, ए की मात्रा यहाँ पे लगाई जाएगी। ऐसे ही स्व धन इच्छा, तो यहाँ पे व के अंत में कौन सी ध्वनि निकल रही है, आ। तो आ धन ई क्या हो जाएगा, ए, तो हो जाएगा स्वेच्छा। समझ रहे हैं आप। नर धनिस, यहाँ पे आ, छोटा आ यहाँ निकल रहा है, यहाँ पे बड़ी ई, तो छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या होगा, ए, तो क्या हो जाएगा, नरेश। ऐसे ही इसमें गण, छोटा आ, ईस, बड़ी ई, छोटा आ और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, ए, तो होगा गणेश। महाधन इंद्र, बड़ा आ और छोटी, अब देखिए बड़ा आ और छोटी आ जाएगा तो क्या होगा, ए, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। ऐसे ही राजा धनेन्द्र, तो बड़ा आ और छोटी क्या हो जाएगा, ए, तो हो जाएगा राजेंद्र। समझ रहे हैं आप, ये नियम समझ रहे हैं कि छोटा आ और आ के साथ या ई या बड़ी ई आएगा तो ए ही होगा। यहाँ पे मतलब नहीं है कि ह्रस्व है कि दीर्घ है, दीर्घ है ये नहीं मतलब है। यहाँ पे आ का ह्रस्व या दीर्घ होगा और वो ई के ह्रस्व या दीर्घ से मिल रहे हैं तो ए ही होगा। ऐसे ही छोटा और बड़ा आ में अगर उ या उ मिल रहा है तो ओ होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके पहले कुछ ई वाले उदाहरण रह गए हैं। राका धन ईस, राका धनीस, यहाँ पे बड़ा आ निकल रहा है, यहाँ पे बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई क्या बनेगा, राकेश। इन दोनों का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद ए निकल के आएगा। रमा धनीस, बड़ा आ और बड़ी ई मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, रमेश। ये हट जाएगा, लोप हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखते हैं, पर धन उपकार, यहाँ पे आ रहा है, छोटा आ, पर में क्या आ रहा है, आ। उपकार यानी कि उ आ रहा है, आ धन उ क्या मिल जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या होगा, परोपकार। इन दोनों की जगह छोटा आ और उ की जगह ओ आ जाएगा। ऐसे ही सूर्य आ रहा है और उ, आ और उ मिलके ओ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। समझ रहे हैं आप। जल धन उर्म, यहाँ पे आ और बड़ा ऊ, अगर आ के साथ बड़ा ऊ आएगा फिर भी तो ओ ही होगा, तो यहाँ पे जलोर्मी हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। ऐसे ही महाउदय में क्या हो जाएगा, महोदय। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा आ और ऊ है, बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ। ऐसे ही यथोचित हो जाएगा, यथोचित हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं री वाला, तो आ के साथ अगर री आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर। ऐसे ही यहाँ पे देवर्षि हो जाएगा, अर आएगा देवर्षि। आ के साथ री आया तो सप्तर्षि। ऐसे ही राजा धन ऋषि, तो इसमें क्या होगा, बड़ा आ के साथ री आ रहा है तो राजर्षि हो जाएगा। लिखते हैं इसको देवर्षि, ये अर है, अर। सप्तर्षि, यहां पे राजर्षि। दोस्तों आप लोग ये गुण समझ गए होंगे। ये वीडियो बहुत लंबा बनना है इसलिए इसको यहीं पे रोकना पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग
स्वर संधि के तीनों अन्य प्रकार देखेंगे। अगले वीडियो में इसको पार्ट 1 बना देते हैं, अगला वीडियो पार्ट 2 कर देंगे। आप स्वर संधि 2 भागों में आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और इसका क्लास नोट्स आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप मेरे दो ग्रुप बने हैं, मैं वहां पे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ हिंदी से रिलेटेड, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्लास का नोट्स तो वहां मिलता ही है, उसके अतिरिक्त आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल देता हूँ, और भी कुछ महत्वपूर्ण होता है आपके लिए तो मैं उसको वहां पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।